सो आज हमारा 12th लेक्चर है और आज हम लोगों ने प्रॉपरली डिस्कस करना है क्वांटम फिजिक्स को। um, कि क्वांटम फिजिक्स को हमने कैसे स्टार्ट करना है, कैसे हम क्वांटम फिजिक्स में चीज़ों को डिस्कस करते हैं, क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी क्या है। ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स की इक्वेशंस की तरफ। um सो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये देखा था कि जो मैटर वेव होती है उसका जो वेव फंक्शन होता है, उसका जो फंक्शन होता है जिसके जरिए उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज को हम प्लॉट नहीं कर सकते, हम उनको मेजर नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली प्लॉट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मेजरेबल क्वांटिटीज नहीं है तो फिर वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं हो सकती। तो बेसिकली हम उनको किसी तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज में कन्वर्ट करते हैं, और जिसकी वजह से उस यानी कि उसे हम और उसको हम प्रोबेबिलिटीज का नाम देते हैं। आज असल में हम क्वांटम मैकेनिक्स की फॉर्मुलेशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कितनी तरह की फॉर्मुलेशंस हमारे पास हैं, कितनी तरह की फॉर्मुलेशन से मुराद है कि कितने तरीकों से इसको डेवलप किया जा सकता है, कितने तरीकों से, कितनी तरह की मैथमेटिक्स जो क्वांटम मैकेनिक्स की को एक्सप्लेन कर सकती है। और देन हम एक इंटरप्रिटेशन करेंगे जिसको हम लोग कोपनहेगर इंटरप्रिटेशन कहते हैं या बोर्न इंटरप्रिटेशन कहते हैं। सो क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास दो तरह की फार्मूले, वैसे तो बहुत सारी फार्मूलेशंस हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फंडामेंटल फार्मूलेशंस है वो दो हैं। वक्त के साथ साथ लोगों ने और भी बहुत तरह की फार्मूलेशंस की हैं क्वांटम फिजिक्स में। सो फार्मूलेशन से मुराद है कि किन खतूत पर आपने किसी थ्योरी को कंस्ट्रक्ट करना है, उस थ्योरी में क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो किस तरीके से मुख्तलिफ तरह की चीज़ों को सॉल्व करती हो। हमारे पास दो फार्मूलेशन हैं। एक फार्मूलेशन को हम लोग नाम देते हैं मैट्रिक्स मैकेनिक्स का, और दूसरी मैकेनिक्स को नाम देते हैं वेव मैकेनिक्स का। ये दोनों ही क्वांटम मैकेनिक्स है। आप इसे मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन और वेव फॉर्मुलेशन भी कह सकते हैं। जो मैट्रिक्स मैकेनिक्स थी या मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन थी, इसको 1925 और 1926 में डेवलप किया गया था, और इसको डेवलप करने वालों में तीन नाम बहुत प्रोमिनेंट हैं। हाइजेनबर्ग का, जिससे आप हम सब वाकिफ हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देन एक नाम है मैक्स बोर्न का, और तीसरा नाम है पास्कल जॉर्डन का। इन तीनों ने मैट्रिक्स मैकेनिक्स के ऊपर काम किया था, लेकिन बुनियादी काम जो था वो हाइजेनबर्ग का था। और देन फिर 1926 में एक और फॉर्मूलेशन बनाई गई जिससे वन ऑफ द फादर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स अर्विन श्रोडिंगर ने डेवलप किया था। और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली फार्मूलेशन है। जिस तरह हम ये कह सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन के कवानीन हैं, उसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर के कवानीन हैं, श्रोडिंगर की मसावतें हैं, और हम हर फिनोमेना को श्रोडिंगर की मसावतों के ज़रिए ही हल करते हैं। अब इनको मैट्रिक्स मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाइजेनबर्ग ने जो काम किया था वो चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स से मैट्रिक्सेस को इस्तेमाल करता था। यानी कि आप हर चीज़ को मैट्रिक्सेस के ज़रिए सॉल्व कर सकते थे। और लेकिन श्रोडिंगर कहता था कि नहीं, आप इनको हल करें वेव्स के ज़रिए, जो आपने पहले वेव इक्वेशन पढ़ी है। ये दोनों ही ऑल्टरनेट तरीके हैं, डिफरेंट फॉर्मुलेशन है, और हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे। मुझे अब कंफर्म नहीं है कि हम किस वक्त इस कोर्स में करते हैं या नहीं करते, लेकिन जब हम पेंडुलम्स को डिस्कस करेंगे या हार्मोनिक ऑसिलेटर्स को डिस्कस करेंगे, वहां पर हम जितना भी काम होगा वो हाइजेनबर्ग की टेक्निक से करेंगे, मैट्रिक्स मैकेनिक्स में जाके करेंगे। लेकिन यूजुअल जो फिनोमेना हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, वो हम लोग श्रोडिंगर की इक्वेशन से करेंगे। बहरहाल ये दो सॉरी, ये दोनों जो फॉर्मुलेशन है ये डिफरेंट नहीं है। लोगों ने साबित किया है कि दोनों आइडेंटिकल हैं, इनकी मैथमेटिकल फॉर्म्स डिफरेंट हैं, इनके तरीके डिफरेंट हैं, लेकिन जो फाइनल आंसर्स आते हैं, अल्टीमेट रिजल्ट्स आते हैं, वो दोनों फॉर्मुलेशन से सेम आते हैं। आप चाहे हाइजेनबर्ग के तरीके से काम करें, चाहे आप श्रोडिंगर के तरीके से काम करें। इसमें मुझे एक और नाम भी ऐड करना चाहिए, पॉल डिराक का। डिराक को कुछ लोग आइंस्टाइन से भी बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं, जिनमें डॉक्टर अब्दुल सलाम भी शामिल हैं। Paul Dirac was really a very, very big name in theoretical physics. Paul Dirac ने ही पहली बार एंटी पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट दिया था। बहरहाल
ये मैथमेटिकल टूल्स हैं दो तरह के क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्क्राइब करने के। सो मैथमेटिकल टूल्स हम डेवलप कर लेंगे, लेकिन अब वेव फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सो अब हमें पहले ये देखना है कि उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगी, फिजिकल वर्ल्ड में वो वेव फंक्शन आपको क्या बता रहा है। ये एक सबसे अहम सवाल है। मैथमेटिकली तो आप जो चाहे मर्जी करते रहें, लेकिन अगर आपने कोई थ्योरी बनाई है तो वो थ्योरी फिजिक्स में भी तो कुछ बताती होगी ना, वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती होगी। जिस तरह क्लासिकल मैकेनिक्स है, आपके पास न्यूटन लॉज मौजूद हैं, वो रियल नंबर्स हैं। आप उन रियल नंबर्स को आम जिंदगी में ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, और आप उनकी बुनियाद पर क्या साराई कर सकते हैं कि अगर आप किसी जिस्म पे फोर्स लगा रहे हो तो वो इसके अंदर इतना एक्सेलरेशन पैदा होगा, या अगर किसी जिस्म में इतना एक्सेलरेशन है तो वो इतनी फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। ये एक इंटरप्रिटेशन है उस लॉ की। एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इंटरप्रिटेशन है, ये उसकी सिग्निफिकेंस है, ये उसका मतलब है, उसका उसका मानी है। आप इसको आम जिंदगी में बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। सो लोगों ने सोचा कि जब अब वेव फंक्शन कही जा रहे हैं तो आखिर वो बता क्या रहा है। ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि फिजिकली उसका मतलब क्या है। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो उस वेव फंक्शन की होनी चाहिए। मसलन जिस तरह क्लासिकल मैकेनिक्स में आप ये कहते हैं कि मैथ्स नेगेटिव नहीं हो सकता, इस बात का क्या हमें पता है कि अगर मैथ्स नेगेटिव होगा तो वो फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसी तरीके से कि आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स में भी तो कुछ ऐसी बातें होंगी ना। इन सारी बातों को ये जो तशरीह है इन सारी चीजों की, इसको नाम देते हैं इंटरप्रिटेशन का। क्वांटम मैकेनिक्स में हम जिस इंटरप्रिटेशन को यूज करते हैं वो या तो उसको हम बॉर्न इंटरप्रिटेशन कहते हैं, मैक्स बॉर्न्स के नाम पे, या उसको कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन भी कहा जाता है। कोपेनहेगन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारी जो डिस्कशन उस वक्त दौर में हुई थी 1925 के अराउंड, ये डेनमार्क का एक शहर है कोपेनहेगन, वहां लोगों ने बैठकर की थी। किसी का माइक ऑन है। ये सारी इंटरप्रिटेशन क्योंकि लोगों ने वहां पर बैठ कर डिस्कशन की थी, लिहाजा इसे कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन भी कहा जाता है। ये सबसे कामयाब तशरीह है क्वांटम फिजिक्स की अब तक। किसी का माइक ऑन है। रिम्श काइंडली कोई इन्हें कह सकता है, क्योंकि अगर मैंने इन्हें मीटिंग से रिमूव कर दिया तो शी वॉन्ट बी एबल टू ज्वाइन अगेन, एंड आई कांट टर्न ऑफ हर माइक फ्रॉम हियर because if I remove her she won't be able to join again. Okay, please try to keep your mic silent unless you have to talk or ask something. अब हम लोग डिस्कस करते हैं कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन को या बोर्न इंटरप्रिटेशन को, जो आपकी बुक में इसका नाम लिखा हुआ है कि बोर्न्स इंटरप्रिटेशन है क्या। जिशान, आप क्लास में हैं? Okay, so Zishan isn't in the class. Okay. अब बोर्न इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि जो हमने कल एक सिंबल लिखा था, कैपिटल साई वेव फंक्शन। सर जी सर, ये बोर्न इंटरप्रिटेशन को कोपेन इंटरप्रिटेशन क्यों कहते हैं ये दफा ऐसे बता दो। रिक्शा का माइक अच्छा। होता ना, इसलिए समझ नहीं। असल में लोगों ने ये सारा काम, जब भी ये क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हो रही थी तो ये सारा काम ना डेनमार्क में ज्यादातर लोग इकट्ठे होते थे, वहां पर कॉन्फ्रेंसेस होती थी फिजिक्स के ऊपर। डेनमार्क का एक शहर है कोपेनहेगन। क्योंकि ये सारा काम हाइजेनबर्ग, नाइल्स बोहर, आइंस्टाइन, मैक्स प्लांक, ये सारे बड़े बड़े नाम उस वक्त वहां बैठ के डिस्कशन किया करते थे। इसलिए उस शहर की मुनासबत से इसको कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन कहा जाता है, और कोई वजह नहीं है इसकी। ओके सर। लेकिन इसको असल में अब ये मशहूर ही कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन के नाम से हुई है। अगर आप किसी से भी बात करें वो आपसे यही कहेगा कि आपका क्वांटम मैकेनिक्स की कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन के बारे में क्या ख्याल है। बेसिकली वो बॉर्न्स इंटरप्रिटेशन है।
चूंकि बॉन्स ने उसके ऊपर बहुत बड़ा मेजर काम किया था और आइडिया असल में इसी का था, तो लिहाजा इसको इसके नाम पर बॉन्स इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ये इसने 1925 में प्रपोज की थी, लेकिन ये वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होती रही है। अच्छा, जब हम बात करते हैं इस वेव फंक्शन की, तो हम ये कहते हैं कि किसी भी पार्टिकल के बारे में ये हर तरह की इंफॉर्मेशन रखता है, ये हम कहते हैं। ये हमारी ये क्योंकि हम हर चीज़ को वेव फंक्शन के टर्म्स में डिस्कस कर रहे हैं, वेव मैकेनिक्स है हमारे पास। सो वेव्स को डिस्कस करने के लिए जो फंक्शन है उसमें फिर हर तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल, यानी कि वो सारी इंफॉर्मेशन जिसके बारे में जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो जान सकते हैं, वो इस सारी इंफॉर्मेशन इस पार्टिकल के अंदर मौजूद है, इस फंक्शन के अंदर मौजूद है। लेकिन अब यहाँ पर बड़े दो अहम सवाल पैदा होते हैं। अब वो दो सवाल क्या हैं? अब जिस तरह मैंने कल भी बात की थी, आज मैं उन्हीं दो सवालों को एक और तरीके से लिखूंगा। सबसे पहला सवाल तो वही है कि आपने ये फंक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। मिसाल के तौर पर आपको कह देता हूँ कि एक सिंपल पेंडुलम है, आप सिंपल पेंडुलम के लिए वेव फंक्शन को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये एक सवाल है। हाउ टू ऑब्टेन साई फॉर अ सिस्टम। ऑब्टेन करने से मुराद है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट, आप इसको ये भी कह सकते हैं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट साई, आपने कैसे साई की कंस्ट्रक्शन करनी है। अगला सवाल ये है कि आपने बना लिया साई, और आप ये कह रहे हैं कि इसमें हर तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन आप कैसे हासिल करेंगे इससे। सो हाउ टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस साई। हाउ टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम साई। ये दो अहम सवाल हैं हमारे पास। अगर हमें इन सवालों के जवाब मालूम हो जाएंगे तो यही आपकी इंटरप्रिटेशन है कि ये वेव फंक्शन आपको ये बता रहा है और ऐसे ऐसे बता रहा है, और इस तरह से आप इससे मालूमात ले सकते हैं। इसी चीज को हम लोग इंटरप्रिटेशन का नाम दे रहे हैं। सो हमारा पूरा कोर्स इन दो क्वेश्चंस के गिर्द रिलाई करता रहेगा कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द वेव फंक्शन एंड हाउ टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। बहुत जगहों पर आपको वेव फंक्शन के लिए कुछ कंडीशंस दे दी जाएंगी, उन कंडीशंस के जरिए वेव फंक्शन हम बनाएंगे। बहुत जगहों पर आपको वेव फंक्शन दे दिया जाएगा और आप उससे मालूमात निकालेंगे। मालूमात क्या चीजें हैं? मालूमात से मुराद है ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज। ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज क्या है? मैं इस तरह की सारी टर्म्स के ऊपर एक अलग से लेक्चर रखूंगा नेक्स्ट नेक्स्ट मंडे को जो हमारी क्लास होगी। ऑब्जर्वेबल्स क्या होते हैं? ऑब्जर्वेबल्स वो चीजें होती हैं जिनको एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जा सके, यानी कि आप इसमें से पोजीशन, अब मैं इनके ऊपर एक सिंबल डाल रहा हूँ हैट का, आप लोगों ने बस ये फिलहाल इसको, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, बाद में बताऊंगा कि ये क्या है, लेकिन आप इसे समझिए ये पोजीशन है, एक्स पोजीशन है। मोमेंटम कैसे निकालेंगे, आप एनर्जी कैसे निकालेंगे। सो ये डिफरेंट चीजें हैं, ये आपके पास बेसिक ऑब्जर्वेबल्स हैं। अगर आपको ये पता लग जाए तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम तो हमारे पास मौजूद होता ही है, सो इसलिए मैंने टाइम यहाँ पर नहीं लिखा। अगर आप ये आपको ये मिल जाए तो आप काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी, एंगुलर मोमेंटम भी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी, वेव नंबर भी, फ्रीक्वेंसी भी, हर चीज निकाल सकते हैं। सो हाँ, ये इंफॉर्मेशन है, ये इस साई में छुपी हुई है। सवाल ये कि ये कैसे निकाली जाए, हम देखेंगे कि इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है या इनको साई के साथ कैसे रिलेट करना है। सो अब हम आ जाते हैं दोबारा से कि साई कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। फिलहाल ये अहम सवाल है कि कंस्ट्रक्ट करने से मुराद ये नहीं कि आपने एक सिस्टम लिया, पकड़ के कोई भी साई लिख दें तो कहेंगे जी ये इस फंक्शन, ये सिस्टम का वेव फंक्शन है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस वेव फंक्शन के ऊपर कुछ, उस वेव फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को जहन में रखते हुए हमने वेव फंक्शन लिखना है। पहले आज हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि इस वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। मैंने वैसे जिशान को कहा था कि वो लेक्चर अटेंड करे, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है शायद उसके लिए भी। सुबह सर मैं क्लास में ही हूँ। अच्छा, क्लास आ गए हो? अच्छा, मैंने भी थोड़ी देर पहले पूछा था, तुम क्लास में नहीं थे, मैंने इसलिए फिर दोबारा कहा। अच्छा, चूंकि जिशान क्लास में आ गया, जिशान कल 11:30 बजे, अब ना इनकी वीकली मैंने आज क्लास अरेंज करवा दी है डॉक्टर तारिक से कह के, वेडनेसडे वाले दिन 11:30 से 12:30 तक। यस सर। सेमिनार हॉल में। ओके सर। सो बस तुमने आधे घंटे का हर वीक एक ट्यूटोरियल इनको दिया करने देना, बाकी हाफ एन आवर मैं इनके साथ चीजें डिस्कस किया करूंगा। ओके सर।
जिस दिन तुम्हारे लिए मुश्किल हो उस दिन बेशक मुझे बता दिया, मैं खुद ही वो कंडक्ट कर लूंगा, कोई इशू नहीं है, मेरे पास टाइम होता है उस दिन। ठीक है। यस सर ठीक है। सो कल इनको एक दो प्रॉब्लम्स करवा लोगे? जी सर करवा दूंगा। वो नॉर्मलाइजेशन की करवानी, मैं भी क्लास में करवाऊंगा, वो तुम्हें समझ आ जाएगी इसकी। या वैसे चाहे कहते हो तो कल मैं भी कल की क्लास ले लूंगा, कोई इशू नहीं है मेरे लिए इतना, मैंने यूनिवर्सिटी तो होना ही है उस वक्त इनके लिए। ठीक है सर, जैसे आपको बेहतर चलो लगे। वो हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। सो बहरहाल ठीक शफकत है। अगर है तो शफकत बाकी क्लास को इन्फॉर्म कर दे, कल आपकी 11:30 बजे यूनिवर्सिटी के अंदर क्लास है और ये हर वीक हुआ करेगी। सो देयर इज नो नीड टू अनाउंस इट एवरी वीक, ये हर सर वीक आपकी। कोरियल इंटीग्रल। हाँ, वो जो भी आपके इश्यूज होंगे वो सारे हम उन क्लासेस में डिस्कस किया करेंगे, वो इसीलिए मैंने हर वीक रखी है क्लास। अब रूम अवेलेबल है, सो वो हम इस वजह से रख लिए हैं। वो जो भी आपके इश्यूज होंगे हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे। ओके, सो कल हमने ये देखा था कि वेव फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, लेकिन उसे रियल बनाया जा सकता है अगर हम उसे कनेक्ट कर दें प्रोबेबिलिटीज के साथ। आपने वेव फंक्शन को कनेक्ट करना है प्रोबेबिलिटीज के साथ। अब प्रोबेबिलिटीज क्या है, ये तो आपके पास ये है साई। मैं अभी हम इसको एक्स और टी की फॉर्म में लिखूंगा, तो जहां पर मैंने कैपिटल साई लिखा हो आपने यही समझना है कि ये एक्स और टी का फंक्शन है। प्रोबेबिलिटीज से मुराद ये है कि आपने यहां से कैलकुलेट करना है पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स से मुराद ये है कि ये एक पार्टिकल है, ये इस कंटेनर में पड़ा हुआ है। सो मुझे कंटेनर ये बना लेना चाहिए। अब इस पूरे कंटेनर में इस जगह इस पॉइंट ए पर ए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और टी। किसी टाइम टी पर किसी पोजीशन एक्स पर, किसी टाइम टी के लिए किसी पोजीशन एक्स पर इस पार्टिकल के होने के चांसेस कितने ज्यादा हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये पार्टिकल यहाँ पर मौजूद होगा। हमने इस वेव फंक्शन के जरिए ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। सो इस प्रोबेबिलिटी को हम लोग लिखते हैं, इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। यानी कि प्रोबेबिलिटी किसी स्मॉल वॉल्यूम के अंदर, आप वॉल्यूम बहुत बड़ा नहीं लेंगे, आप इन्फिनिटेसिमल लेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा स्मॉल एरिया होगा उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी आपको आपके पास कैलकुलेशन की। सो उसके लिए आपको ये करना होगा साई एक्स टी स्क्वेयर डी एक्स। सो साई स्टार बेसिकली किसके बराबर है, साई स्क्वेयर किसके बराबर है, साई स्टार साई। और आपको पता है ये चीज क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। हमने कल डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करते हुए। सो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। बोन्स की इंटरप्रिटेशन ये थी कि वेव फंक्शन आपको प्रोबेबिलिटीज बताता है, आप वेव फंक्शंस के जरिए प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स प्रोबेबिलिटीज का ही नाम है। सो क्वांटम मैकेनिक्स एक डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम किसी भी चीज के बारे में श्योरिटी से कोई बात नहीं कर सकते, हर चीज अनसर्टन है, और वो अनसर्टेनिटी हमारे पास आती है हाइसेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मदद से। सो जब हम ये बात कर देते हैं, यहाँ पर मैं dx क्यों लगा रहा हूँ, ये भी एक अहम सवाल है, मैंने इसको dx क्यों कहा है, मैं इसको x क्यों नहीं कह देता। dx लगाने का मकसद ये है कि आपको हमेशा एक रीजन डिफाइन करना पड़ेगा, आप एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि ये पॉइंट है, सो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर क्या उसकी 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 प्रोबेबिलिटी होगी, ऐसा नहीं है। ये इस पॉइंट की कुछ ना कुछ इनिशियल और फाइनल लिमिट्स होंगी। सो ये बेसिकली एक रीजन होगा, एक रीजन होगा छोटा सा, उस रीजन के अंदर प्रोबेबिलिटी क्या है। एक पॉइंट के ऊपर तो आप कभी भी सर्टेनिटी के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप पोजीशन के अंदर निकालेंगे तो फिर किसी और जगह अनसर्टेनिटी आ जाएगी। यानी कि किसी पार्टिकल का हर फीचर मुकम्मल सर्टेनिटी के साथ तो बताया ही नहीं जा सकता, ये तो हाइसेनबर्ग की कंडीशन है ना उसके ऊपर हमारे पास। सो हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है कि हम हर चीज के साथ प्रोबेबिलिटीज असाइन कर दें। असाइन प्रोबेबिलिटीज हर चीज के साथ, कि किसी पार्टिकल की एनर्जी की 10 जूल एनर्जी होने की चांसेस कितने हैं, उसका 2 मीटर के फासले पर होने के चांसेस कितने हैं, तो वट एवर जो भी आप कहना चाहते हैं, लेकिन हर चीज के साथ प्रोबेबिलिटीज असाइन होगी। सो देन ये जो क्वांटिटी बनती है आपके पास साई स्क्वेयर, इसको हम इंटेंसिटी भी कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैटर वेव। सो इंटेंसिटी ऑफ मैटर वेव से मुराद यही है कि
चांसेस क्या है, इंटेंसिटी से मुराद है कि अगर किसी चीज की इंटेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि खास जगह पर उसके होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, जितनी ज्यादा शिद्दत होती है उसमें, जितना ज्यादा उसके अंदर पोटेंशियल होता है। तो बेसिकली हम इसको इंटेंसिटी के टर्म्स में भी कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन चूंकि मैं इस चीज को बार बार ये लिख रहा हूँ, इसकी जो 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 इसकी असल डेफिनेशन है साई स्क्वायर की हमारे पास, क्योंकि मैंने साई स्क्वायर को ऐसे लिखा है कि मैं पी ऑफ एक्स को डिफाइन कर रहा हूँ साई स्क्वायर की फॉर्म में। सो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। इसको डेंसिटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लेट्स सपोज ये एक लाइन है, इस लाइन के अंदर ये एक रीजन है डेल्टा एक्स, इस रीजन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और आप इसी रीजन dx के ऊपर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं पर यूनिट लेंथ। आप किसी लाइन एलिमेंट के ऊपर उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। सो जिसकी वजह से हम इसको कह सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ। और अगर ये 2 डायमेंशनल होगी तो ये प्रोबेबिलिटी पर यूनिट एरिया होगी, 3 डायमेंशनल है तो प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम होगी। सो जिसकी वजह से हम इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। Is it clear to everyone? सो साइज स्क्वायर आपके पास प्रोबेबिलिटी है किसी भी चीज की कैलकुलेशन की। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा, अब चूंकि हम बात कर रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी, मिसाल के तौर पर आप ये समझें कि ये लाइन ना यहाँ से शुरू हो रही है। अब हम इस फॉर्मूले को ज्यादा जनरलाइज करके लिखते हैं। सो सपोज करते हैं कि ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक फैली हुई है। तो फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर आप पूरी सिस्टम पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्क्वायर dx, ये किसके बराबर होनी चाहिए? जी गाइस, ये किसके बराबर होनी चाहिए? अगर आप, आपके पास यही एक सिस्टम पड़ा हुआ है, आप इस सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते, इस पूरे सिस्टम में कैलकुलेट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सर पी ऑफ एक्स डी एक्स। वो तो इसका सिंबल है ना, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि क्वांटिटी कितनी होगी इस प्रोबेबिलिटी की। सर अगर लिमिटेड है तो फिर तो ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि ये आप पूरे आपके पास मिसाल के तौर पे ये एक बॉक्स है। आप ये कहने की एक लाइन है जो माइनस, ये पूरा रीजन है ना उस लाइन का, इस इन पॉइंट माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी से बाहर तो कुछ भी नहीं है कि कुछ है? नो सर। नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस रीजन के अंदर पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी तो फिर 100% होगी, कि वो लाजमी बात है कि यहाँ पर मौजूद होगा। जी सर। सो ये चीज किसके बराबर आ गई? 1 के बराबर और 100%। ऐसे नहीं होगा। जी सर। सो आप ये एज्यूम करें, अब इसको एक और तरीके से देखें। आप इसको इस तरीके से देखें कि अगर आपके पास, मैं कहता हूं कि ये वाला रीजन है ए से लेकर बी तक का, ये रीजन है क्लोज्ड रीजन है, इसके बाहर कुछ नहीं है। यहाँ पर एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को इस तरह की कर्व बना रहा है, एज्यूम करते हैं। अब आपकी जो, आप जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वो आपके पास प्रोबेबिलिटी आएगी पी ऑफ एक्स माइनस सॉरी ए टू बी साई स्क्वायर dx, ये आएगी इसकी इस रीजन के अंदर। इस रीजन के अंदर फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी इसी के बराबर आएगी ना? जी सर इसी के बराबर। हाँ, अगर मैं कहूं कि यही वाला रीजन मेरा सारा, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ए से बी तक पार्टिकल को फाइंड करने के चांसेस कितने होंगे? 100%। 100%। वही काम हम यहाँ पर कर रहे थे, यहाँ पर भी हमने यही काम किया है। अब क्लियर हुआ कि हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक उसको 1 क्यों ले रहे हैं? जी सर। सो अब ये जो मैंने ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये ग्राफ बेसिकली आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का है। यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर आप कह सकते हैं आपके पास साई स्क्वायर है। ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर साई स्टार साई स्क्वायर मैक्सिमम आ रहा है, ये वाला जो पॉइंट है, ये देखे ना, यहाँ पर साई एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम है ना? जी सर
मैक्सिमम। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब ये वाला पॉइंट आप कैलकुलेट कर लेंगे कितना होगा, ये क्या, ये हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहरहाल इस पॉइंट के ऊपर इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। सो ये आपके पास असल में बॉन्स इंटरप्रिटेशन है। यहां तक कोई मुश्किल? किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। अब मैं 10-15 सेकंड वेट करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, जी जी जी, किस चीज का दोबारा बताइएगा, मुझे समझ नहीं आई आपकी। सर एक दफा अगेन ही सारा कुछ बता दें। सो सारा मुझे नहीं आइडिया कि सारा कुछ आपकी मुराद क्या है। आइडिया बेसिकली ये है कि वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप उसको प्रोबेबिलिटीज के साथ रिलेट कर देते हैं। सो आप जब आपको एक वेव फंक्शन दे दिया जाता है तो आपकी कोशिश ये होती है कि हम वहाँ से प्रोबेबिलिटीज निकालें, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी चीज़ सर्टन नहीं है, हर चीज़ की अनसर्टेनिटी है। सो आप लेकिन हम ये कहते हैं कि उस वेव फंक्शन में से आप सारा कुछ निकाल सकते हैं, पोजीशन भी निकाल सकते हैं, अनसर्टेन एनर्जी भी निकाल सकते हैं, मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, सारा कुछ निकाल सकते हैं। सो फिर हम ये कहते हैं कि जब एक चीज़ सर्टन नहीं है तो फिर आप इसका मतलब है कि पोजीशन या एनर्जी सर्टेनिटी के साथ तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये मुकम्मल यकीन के साथ तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप उनकी प्रोबेबिलिटीज अलबत्ता कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आप पोजीशन के अंदर प्रोबेबिलिटी निकाल लें, आप प्रोबेबिलिटी निकालें एनर्जी के अंदर, जैसे यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है एक्स के अंदर, ये पोजीशन का फंक्शन है। सो आप प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। सो प्रोबेबिलिटीज निकालने का फार्मूला आपके पास किसी रीजन के अंदर ये होता है ए से बी तक, और इसको साई स्क्वायर डी एक्स कर दें, साई स्टार को डी लाइन एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर ये आपके पास सारा रीजन है, मुकम्मल रीजन है, तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी 100% होगी। सो जैसे ये है कि ये कंटेनर है मेरे पास, इस कंटेनर में मैंने एक पार्टिकल रखा हुआ है। अब ये ऑब्वियस बात है कि इस कंटेनर के अंदर इस पार्टिकल को मालूम करने के चांसेस तो 100% है, और इस कंटेनर से बाहर क्या होंगे, 0, क्योंकि पार्ट तो है ही नहीं। सो जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर इसकी जो बाउंड्रीज थी उनको जनरल बाउंड्रीज करके -∞ टू +∞ उसको 1 कह दिया कि यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आएगी। इज इट क्लियर? यस सर। ओके फाइन। अच्छा, अब हमारा एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट शुरू होने वाला है कि अभी तक हम बात कर रहे हैं कि ये वेव फंक्शन की इंटरप्रिटेशन है, लेकिन इस वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, क्या इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमने लगाई हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स हमने लगाए हुए हैं कि इसको ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम यूजुअली क्वांटम के कोर्सेज में इसको एज फॉर ग्रांटेड लेते हैं, एज इट इज लेते हैं कि ऐसा बस होता है, लेकिन आज हम ये देखना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं। सो आपके पास कोई भी जो वेव फंक्शन है, इसके अगर तो ये किसी फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि ये मंदरजा झेल प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करे। अगर इनमें से किसी एक भी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा तो फिर ये आपका वेव फंक्शन वैलिड वेव फंक्शन नहीं होगा। पहली प्रॉपर्टी ये कि इसको सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये कि इसको स्क्वायर इंटेग्रेबल होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी ये कि इसको कंटिन्यूअस होना चाहिए। चौथी प्रॉपर्टी ये कि इसको स्मूथ होना चाहिए। वैसे इसके साथ एक और प्रॉपर्टी भी निकलती है डिफरेंशिएबिलिटी की। सो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो आपके वेव फंक्शन को सेटिस्फाई हर हालत में करनी चाहिए। जितने भी वेव फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं वो सिंगल वैल्यूड होते हैं, वो स्क्वायर इंटेग्रेबल होते हैं, वो कंटिन्यूअस होते हैं, वो स्मूथ होते हैं। अब मुझे नहीं आइडिया कि आप लोगों ने जब कैलकुलस पढ़ी थी तो उसमें आपने ये चीज़ें डिस्कस की थी ना या नहीं की थी, लेकिन ये कैलकुलस का पार्ट है। अगर आप लोगों ने नहीं की थी तो देन यू शुड हैव टू स्टडी दीज आइडियाज। ये सारी कैलकुलस की प्रॉपर्टीज हैं, ये डिफरेंशियल्स की प्रॉपर्टीज हैं। सो आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी थी वेव फंक्शन, आपने किसी कोई डिफरेंशियल एलिमेंट ले के लेट्स सपोज डी एक्स है,
सो आपको पता है कि उसको कैसे शो करना है कि वो स्क्वायर इंटीग्रेबल है, वो कंटिन्यूस है, वो स्मूथ है, वो सिंगल वैल्यूड। आपको पता है कि ये चीजें कैसे निकाल सकते हैं? सर डिफरेंशियल इक्वेशंस हम लोग अभी कर रहे हैं, इस सेमेस्टर में कर रहे हैं। नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं, अभी हम यहाँ पर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की नहीं बात करिए, कैलकुलस 1 की चीजें हैं, कैल 1 की चीजें हैं। खास तौर पर ये जो पहली दो हैं, बल्कि पहली दो नहीं, ये तीनों ही कह लें, पहली तीनों जो हैं। स्मूथनेस में डेरिवेटिव्स इंक्लूड होते हैं, वहां पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। सो अच्छा, सो बहरहाल ज़िशान, ये चीज़ें ना इनको नोट कर लें कि ये इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको करवानी है। इन्हें पता होना चाहिए कि कैसे मालूम करना है कि अगर मैं यहाँ पर एक वेव फंक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, सो लेट्स सपोज ये एक्स है और ये साई है, कैसे पता लगेगा कि मेरा ये जो वेव फंक्शन है ये स्मूथ है या नहीं है, या ये एक वेव फंक्शन है, सो लेट्स सपोज ये साई है मेरा, कैसे पता लगेगा कि ये जो साई है ये फिजिकली एक्सेप्टेबल है या नहीं? ड्रा करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो सोल्यूशन फिजिकली एक्सेप्टेबल भी है या नहीं है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें ये पता होना चाहिए कि फिजिकली एक्सेप्टेबल है या नहीं। सो ज़िशान को ये चीज़ें आपको किसी ट्यूटोरियल में करवानी चाहिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इन प्रॉपर्टीज को जरा तसल्ली से डिस्कस करते हैं। मैं आखिरी दो प्रॉपर्टीज को फिलहाल डिस्कस नहीं करूंगा, कंटिन्यूस और स्मूथनेस को, उन्हें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल हम पहली दो के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। सो फिजिकल एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस। सो फिजिकल एक्सेप्टेबल वेव फंक्शंस कह रहे हैं, एक ही बात है। सबसे पहली बात हम ये कर रहे हैं कि इससे सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। फाइनाइट होना चाहिए या सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। आपके ख्याल में इस बात का क्या मतलब है कि जब मैं ये कहता हूं कि ये जो साई ऑफ एक्स टी है, इसके सिंगल वैल्यूड होने का क्या मतलब है, और ये एसोसिएटेड है प्रोबेबिलिटीज के साथ? जी, क्या ख्याल है आप लोगों का? कोई फंक्शन भूल जाएंगे, साई है, एक जनरल फंक्शन लेते हैं एफ एक्स। अगर मैं ये कहूं कि ये फाइनाइट है, सिंगल वैल्यूड है या यूनिक है, क्या मतलब क्या है इस बात का? पॉजिटिव फंक्शन। नहीं, लाजमी नहीं कि पॉजिटिव हो, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा करते हैं, कोई ना कोई एंड है। अच्छा मैं दो फंक्शंस लिखता हूँ यहाँ पर, x+2 f1। हाँ जी, और नम आपके पास एक कह देता हूँ कि आप इनने इनको 2 3 2 4, चले हम वो नंबर लेते हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा सा अंदाजा है ना, इनके लिए बताना है। कैसे पता लगेगा कि ये जो फंक्शंस हैं आपके पास, ये सिंगल वैल्यूड कौन से हैं कौन से नहीं हैं? सर स्केलेबल है। क्या स्केलेबल हो तो स्क्वेरेबल नहीं, ऐसी कोई करना ऐसा नहीं है। अच्छा, पहले सिर्फ f1 को देखें। अच्छा, अभी आपको कैसे, अब आप देखें ना, सिंगल वैल्यूड से मुराद क्या ले रहे हैं, हम इस बात पे सोचते हैं, क्या बात कर रहे हैं, सिंगल वैल्यूड से मतलब क्या है कि उस फंक्शन सर की एक ही वैल्यू होती एक ही वैल्यू आनी चाहिए। एक ही वैल्यू कब आनी चाहिए? फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स है ना। सॉल्यूशन आएगा। हाँ, सोल्यूशन कैसे आएगा? अगर आप एक्स की कोई एक वैल्यू इंसर्ट करते हैं, ये इसके बराबर है एक्स स्क्वेयर के, लेट्स सपोज, जब मेरा पास x1 के बराबर होगा तो क्या f के पास f की एक ही वैल्यू आएगी या एक से ज्यादा वैल्यूज आएंगी? एक आएगी सर। एक आएगी। अच्छा, अब मैं इनको जरा रेस कर देता हूँ, मैं इनकी ना एक डायग्राम बनाता हूँ, एक वेन डायग्राम बना, वेन मैपिंग करते हैं, मैपिंग करते हैं इनकी हम। सो मेरा लेट्स सपोज कि यहाँ पर मेरे पास x है और यहाँ पर मेरे पास
एफ ऑफ एक्स से। अब यहाँ पर कह लेते हैं कि एक्स की डोमेन जो है वो बहुत बड़ी है, ये सारे नंबर आ रहे हैं एक्स में। क्या इन हर नंबर के कॉरेस्पॉन्ड एक ही रिजल्ट नहीं आएगा? यहाँ पर बहुत सारे नंबर हैं, क्या ये हर नंबर एफ ऑफ एक्स के एक ही नंबर के साथ कनेक्टेड नहीं होगा, या एक से ज्यादा नंबरों के साथ कनेक्टेड होगा? एक के साथ ही होगा सर। एक के साथ ही होगा, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन क्या हुआ, सिंगल वैल्यूड हुआ, ऐसे ही है। जी सर। सो आप अगर अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसको देखें, मैं अगर यहाँ पर 4 लिखता हूँ तो मेरे पास कितने आंसर आएंगे, 2 प्लस माइनस 2। जी सर, ये तो ये पॉसिबल यूनिक नहीं हुआ फिर, इसका मतलब है कि ये फंक्शन सिंगल वैल्यूड नहीं है। लेकिन जो वेव फंक्शन होता है उसको सिंगल वैल्यूड ही होना चाहिए। अगर वो सिंगल वैल्यूड नहीं होगा तो फिर वो एक ही जगह पर फाइंड करने के लिए एक से ज्यादा प्रोबेबिलिटीज दे रहा होगा, ऐसे ही है। ऐसे होगा या नहीं होगा? जी सर। तो इसका मतलब है कि फिर वो वैलिड वेव फंक्शन तो नहीं है, आपकी तो प्रोबेबिलिटीज भी अनसर्टेन है। सो आपका ये कंडीशन है कि आपका जो वेव फंक्शन होना चाहिए उसको सिंगल वैल्यूड या फाइनाइट होना चाहिए। अगर वो सिंगल वैल्यूड या फाइनाइट नहीं होगा तो फिर आपके पास एक प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। सो बेसिकली फिनिटनेस गारंटीज a single valued probability. That probability will have a single value. There will be a definite probability. There won't be more than one probabilities. So this is the first condition on a physically acceptable wave function. So if you have any question, you can ask me. Then the second condition is square integrable. क्या होता है स्क्वायर इंटेग्रेबल? कैलकुलस 1 में पढ़ा होगा आप लोगों ने। How you will show that a function is square integrable or not? So there is a function f of x. How can I show this is square integrable or not? So let me call this. So this function is say x square. दो तरह की डोमेन्स ले लेता हूं। अब आपने इस फंक्शन को करना है, ये पूरी स्पेसेस हैं आपकी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस, ये एक स्पेस है, ये मैथमेटिकल स्पेस है। नाउ आई एम एज्यूमिंग कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर मेरा मतलब कहने का क्या है। इफ आपको नहीं पता आस्क। सो जब हम बात करते हैं कि इसको स्क्वायर इंटेग्रेबल होना चाहिए, तो मेरा मतलब ये होता है कि पूरी स्पेस पे ये जो फंक्शन है आपके पास साई स्क्वायर, इसका इंटेग्रल फाइनाइट होना चाहिए। अगर इसका इंटेग्रल इनफाइनाइट आ रहा है तो आपकी प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट होगी। अगर प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट है तो इसका मतलब वो मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। इस चीज को कहते हैं कि आपका इंटेग्रल डाइवर्जेंट होना चाहिए, उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, उसको कन्वर्ज नहीं करना चाहिए, आपका इंटेग्रल डाइवर्जेंट होना चाहिए। ये आपको पता होना है, आपको डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस के बारे में मालूम होना चाहिए, ये टेक्निकल टर्म्स हैं। सो अब ये वाला फंक्शन देखें। सो ये इसको कह लें कि ये मैं इसको साई ऑफ एक्स कह रहा हूँ। आप इसको इंटीग्रेट करें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एक्स स्क्वेयर को। सो ये आपके पास बन जाएगा x3/3 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1/3 प्लस इन्फिनिटी टू पावर 3 माइनस माइनस इन्फिनिटी टू पावर 3। ये तो आंसर ही आपके पास इनफाइनाइट आ रहा है। दूसरा देखें, -10 टू +10 एक्स स्क्वेयर डी एक्स, x3/3 को ब्रेक करना पड़ेगा। क्या इंटेग्रल को पहले ब्रेक करना पड़ेगा दो इक्वल पार्ट्स में। ये फिर भी इनफाइनाइट आएगा, ये फिर भी इनफाइनाइट आएगा।
आप इसकी बात कर रहे हैं ना, इसको लिख लें 2 टाइम्स 0 to इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ये फिर भी इनफाइनाइट आएगा। सो लेकिन इसका जो आंसर होगा ये फाइनाइट आएगा, 0 आ सकता है लेकिन बार इन्फिनिटी नहीं होगी। जिसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर इस डोमेन के अंदर एक इंटेग्रेबल फंक्शन है, लेकिन इस डोमेन के अंदर नॉन इंटेग्रेबल फंक्शन, नॉन स्क्वायर इंटेग्रेबल है। तो आपके वेव फंक्शन को हमेशा किसी फाइनाइट वैल्यू को देना चाहिए। अगर ये आपको इनफाइनाइट वैल्यूज दे रहा है, फिर आपके पास वही वाला मसला हो गया है जो हमने दूसरे लेक्चर में डिस्कस किया था कि अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ में इन्फिनिटीज आती थी। वो इन्फिनिटीज इसीलिए आती थी जिस फंक्शन के जरिए एक्सप्लेन किया जा रहा है वो फंक्शन स्क्वायर इंटेग्रेबल नहीं है। ये हमने पहले लेक्चर में बात की थी, पहले या दूसरे लेक्चर में, कि वहां पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन में अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ का जिक्र आता है। अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ क्या है? इन्फिनिटीज। इन्फिनिटीज क्या है कि आप जिस फंक्शन के जरिए उस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो फंक्शन ही स्क्वायर इंटेग्रेबल नहीं है, वो तो इन्फिनिटीज देगा ही देगा। ये वेव फंक्शन के ऊपर प्रॉपर्टी, अगर आप यहाँ पर ये कंडीशन हटा दें, आपके पास वो वाला मसला दोबारा से आ जाएगा, ब्लैक बॉडी वाला। आपका फंक्शन, आपका क्वांटम हाइपोथेसिस वहां पर गलत रिजल्ट देगा। इज इट क्लियर? ये चीज अगेन, ये चीज भी प्रोबेबिलिटीज के साथ बहुत हाईली लिंक्ड है। अगर ये बेसिकली साई स्क्वायर डीएक्स क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं। और अगर आप इसको पूरी स्पेस के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो क्वांटिटी है ये आपके पास पी ऑफ एक्स है, और ये तो फिर आपको 1 दे रही है, फाइनाइट नंबर है। लेकिन अगर आपका साई स्क्वायर ही इनफाइनाइट होगा, इसका मतलब है कि आपकी प्रोबेबिलिटीज इनफाइनाइट होगी। वो मेजरेबल क्वांटिटीज नहीं है। अच्छा, बाकी जो दो प्रॉपर्टीज हैं, कंटिन्यूटी और स्मूथनेस, वो हम लोग फिलहाल फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, अभी मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। अच्छा, यहाँ पर अलबत्ता मैं वो उनको डिस्कस करने के लिए हमें थोड़ा सा श्रोडिंगर इक्वेशन को डिस्कस करना पड़ेगा, ऑपरेटर्स के बारे में बात करनी होगी, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल मैं बाकी दोनों प्रॉपर्टीज का यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक लाइन अलबत्ता और ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि जो ये मैंने लिखा है कि फिजिकली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस होने के लिए ना सिर्फ वेव फंक्शन को बल्कि इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को भी सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए और स्क्वायर इंटेग्रेबल होना चाहिए। ये कंडीशन वेव फंक्शन के लिए भी है और उसके पहले डेरिवेटिव के लिए भी है। ये पॉइंट आप लोगों ने जहन में रखना है। ये हम ये क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, ये हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में कि हम यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर क्यों कंडीशंस लगा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। try to read as much as you can about the fundamentals of wave function. आप गूगल करें, इंटरनेट पे लेक्चर्स देखें, किताबें पढ़ें, लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेवर टेक दीज फॉर ग्रांटेड। ओके, यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं तो हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और देन फिर हम इसको अभी वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। जी जी, आपकी आवाज कट रही है, एक मिनट आप दोबारा बताएंगी? मुझे पी एक्स समझ आया कुछ, उसके बाद समझ नहीं आ रहा कि उसमें क्या आप पूछ रही हैं। हाँ, ये वाली इक्वेशन। जी सर, तो सर इसमें आपने जो ग्राफ बनाया था उसमें आपने लिखा है कि a लेस ग्रेटर देन और इक्वल x और x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल b है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि ये कैसे। अच्छा, ये देखें कि यहाँ पर ये आपने एक लिमिट लगा दी है ना, अब इसके दरमियान में तो पार्टिकल a के ऊपर हो सकता है और a से आगे आगे जा सकता है, ऐसे ही है। a से पीछे तो नहीं जा सकता, और यहाँ पर पार्टिकल b से आगे नहीं जा सकता, या तो इस b के ऊपर मौजूद हो सकता है या b से पीछे हो सकता है। ये बेसिकली ये बाउंड्रीज हैं आपकी, बाउंडेड रीजन है ये।
आपने इसको इस रीजन के अंदर बाउंड कर दिया है। क्लियर? ठीक है। ओके, सो अब हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम है 6.1 और 6.2। आपको ये प्रॉब्लम का ताल्लुक है बेसिकली नॉर्मलाइजेशन के साथ, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन होती क्या है। इस प्रॉब्लम के जरिए हम डिस्कस करेंगे। आपको एक वेव फंक्शन दिया हुआ है किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, c एक्सपोनेंशियल माइनस x ओवर x नॉट, ये एक वेव फंक्शन है। यहाँ पर आपके पास c और x नॉट कॉन्स्टेंट्स हैं। हमने इसमें तीन काम करने हैं। ये मैं बेसिकली दोनों प्रॉब्लम्स को कंबाइन ही करवाऊंगा आपको। ये एग्जांपल है 6.1 प्लस 6.2 फ्रॉम सर्वे। इसमें हमने तीन काम करने हैं। सबसे पहला काम तो ये करना है कि स्केच करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। एंड यहाँ पर वो पॉइंट आता है कि मैं आपको बहुत सारे स्केचिंग से रिलेटेड सवाल दिया करूँगा असाइनमेंट्स में, और सो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, जो मैं पहले लेक्चर से कहता आ रहा हूँ। सो अगर आप लोगों ने नहीं सीखी तो अब आपको सीख लेनी चाहिए। सो फाइंड सी सच दैट एक्स साई एक्स जीरो इज नॉर्मलाइज्ड। अभी मैं ये नॉर्मलाइजेशन को फिलहाल आप भूल जाए, मैं अभी समझाता हूँ कि इससे क्या मुराद ले रहे हैं, लेकिन आपने सी फाइंड करना है। तीसरा काम आपने जो 6.2 में आपको कहा हुआ है वो ये कि आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है इस फंक्शन के लिए, इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है इस इंटरवल में। तो ये तीन काम हमने यहाँ पर हम करने हैं। अच्छा, सबसे पहला काम तो ये कि अभी हम स्केच की बात नहीं करते, अभी हम सिर्फ बाकी दोनों पार्ट्स पे आते हैं। स्केचिंग के लिए मैं बार इसका एक रफ स्केच बना लेता हूँ, यहीं पर ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का बनेगा, लेकिन अभी हम इसको प्रॉपर्ली प्लॉट करेंगे सॉफ्टवेयर में। जस्ट अ मिनट, आई थिंक यहाँ पर ये आपके पास x है और यहाँ पर आपके पास x ऑफ 0 है। अब यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन होता है, आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल का फंक्शन या तो ग्रोइंग होता है या डिकेइंग होता है, और चूंकि ये फंक्शन आपके पास नेगेटिव में आ रहा है तो डेफिनेटली ये फंक्शन डिकेइंग होगा। डिकेइंग से मुराद है कि इसका ग्राफ आपके पास जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। सो यहाँ पर भी इसका ग्राफ इसी तरीके से बनेगा, लेकिन ये एब्सोल्यूट नंबर के साथ आ रहा है। एब्सोल्यूट नंबर का मतलब है कि इसमें x पॉजिटिव भी इंक्लूड होगा, इसमें x नेगेटिव भी इंक्लूड होगा। सो ये लेट्स सपोज कि यहाँ से अगर ये स्टार्ट हो रहा है, सो ये इस साइड पे भी डिके होगा और ये इस साइड पे भी डिके होगा, लेफ्ट साइड पे भी। इज इट क्लियर? कुछ समझ आई इस बात की? जी, कुछ समझ आई है इस बात की? ठीक है। सो ये बार इसका एक रफ स्केच बनेगा। ये हमने डायरेक्ट ग्राफ को देख के विजुअलाइज किया है। अब साइड पे क्यों डिके होगा? क्योंकि यहाँ पर x जो है वो एब्सोल्यूट आ रहा है ना आपके पास। आप यहाँ पर x नहीं यूज कर रहे, आपके पास इसकी जगह एब्सोल्यूट x है। तो जिसका मतलब एक दफा प्लस x लेंगे और एक दफा माइनस x लेंगे। सो जितने भी x आपके पास नेगेटिव होंगे, अब देखें यहाँ पर लिमिट क्या है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी है और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है।
सो जीरो से प्लस इन्फिनिटी तक आप माइनस एक्स के लिए प्लॉट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये माइनस एक्स होगा तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव होंगे ना। जी ठीक है सर। सो इसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंगली आप इस साइड पे जाएंगे। सी और एक्स नॉट कॉन्स्टेंट से वो क्या करेंगे, वो सिर्फ इस ग्राफ की थोड़ी सी शक्ल तब्दील कर देंगे, जो भी उनकी वैल्यूज आएंगी ग्राफ को आगे पीछे डिस्प्लेस करवा देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन बिहेवियर इसका यही रहेगा। अब इस फंक्शन की इस ग्राफ की दो प्रॉपर्टीज हैं जो हम यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं, और वो प्रॉपर्टीज हमें डेफिनेटली इंटीग्रेशन में भी काम आएंगी। पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर ये है कि ये बेसिकली ये वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी ये कि ये वेव फंक्शन आपके पास डिकेइंग है, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेव फंक्शन की मैग्नीट्यूड कम होती जा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि ये सिमेट्रिक है, जितना ये पॉजिटिव एक्स की तरफ है उतना ही ये नेगेटिव एक्स की तरफ भी है। और चूंकि इस पॉइंट के ऊपर इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी, इसको हमने कह दिया सी कह दिया। अब वो पॉइंट जहां पर प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है वो यानी कि वो फंक्शन जिसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है वो नॉर्मलाइजेशन फंक्शन होता है। सो असल में हमने सी फाइंड करना है कि जब हम इस यहाँ पर उस सी को इंसर्ट करें और देन आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो आपको आंसर 1 मिले। अभी आप इसका कॉन्जुगेट लें और मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर 1 नहीं मिलेगा इसका। लेकिन यहाँ पर जब हम सी की जगह पर एक नंबर रखेंगे जो हम अभी कैलकुलेट करते हैं, जब वो नंबर रखें और फिर प्रोबेबिलिटी निकालें आपको हमेशा 1 मिलेगा। सो वो नंबर, वो कांस्टेंट जो आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को 1 कर दे, वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहलाता है। क्लियर? सर एक दफा फिर बता दें। वो फंक्शन, अब देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। जी सर। सो यानी कि ये जो नंबर होगा ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहलाता है, जहां पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आ रही होती है। जी सर। अच्छा, अब आपके पास ये साई है, अगर आप अभी इस साई को साई स्टार साई कैलकुलेट करें तो आपको कभी भी 1 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सी अननोन है। लेकिन आप सी कैलकुलेट करें और फिर जब सी को यहाँ पर इंसर्ट करें और फिर ये सारा काम करें, आपको हमेशा 1 मिलेगा। सो वो वेव फंक्शन जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आए वो नॉर्मलाइज्ड होता है, जिसकी 1 ना आए वो नॉर्मलाइज्ड नहीं होता। सो आपको बहुत सारी जी 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 यहाँ पे आपने जो भी साई लिखा था वो आपने स्मॉल साई लिया है? नहीं, मैं कैपिटल ही अज्यूम कर रहा हूँ हर जगह। जी सर। कैपिटल हो स्मॉल हो, लेकिन ये प्रॉपर्टी सबके लिए सेम रहेंगी। जी सर। ठीक है। सो अभी हम देखते हैं कि हमने सी को कैलकुलेट कैसे करना है। सो आपको जो साई गिवन है वो दिया हुआ है सी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स ओवर एक्स नॉट। इसका ले लें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सी स्टार एक्सपोनेंशियल, इधर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये चीज बन गई। सी एक रियल नंबर है तो ये सी ही रहेगा। इस एक्सपोनेंशियल में कोई आयोटा आ रहा है? इस एक्सपोनेंशियल में कोई आयोटा आ रहा है? Is it really too much difficult to question? हाँ जी, ये वाकई एक बहुत मुश्किल सवाल है कि इसमें एयोटा है या नहीं है। नहीं है नो सर, नहीं है। सो नहीं है। सो आपने सिर्फ रियल क्वांटिटी एज इट इज रियल ही रहेगी। ये सवाल मैं आमतौर पर इसलिए पूछ रहा हूँ तो ताकि मुझे पता लगे आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही, वरना मैं बहुत डायरेक्ट काम करना शुरू कर दूंगा, बहुत सारी चीजें बीच में से स्किप करता रहूंगा और देन फिर आप लोगों को नुकसान होगा। मैं आपसे सवाल पूछता रहता हूँ, आप में से कोई आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करता।
इसका मतलब है कि या तो ये चीज़ें फिर आपको पता है मैं बहुत सारी फार्मूला स्किप करता जाऊं और डायरेक्ट आंसर्स लिख दिया करूं। सर डायरेक्ट ही कर लें, लगता है हमको ज़्यादा ही पता है। तो ठीक है, आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। सो देन डू इट ऑन योर ओन। जब आपने किसी ने जवाब ही नहीं देना, सो ये साई स्टार साई है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, 1 निकालें, इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास c की पावर ये आ जाएगी। सो ये आपके पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, दैट्स इनफ। सो दिस इज योर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। अब सोचें इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है। मुझे क्या जरूरत मुझे फिर क्या जरूरत है कि मैं इतना वक्त ज़ाया करता फिर एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करने पे। सो नाउ डू इट ऑन योर ओन। अब आपके पास ये वेव फंक्शन दोबारा देखें। अब यहाँ पर ये वेव फंक्शन क्या बनेगा, c की जगह पर ये वैल्यू पुट करें x0। अब ये वेव फंक्शन बन गया है, इसको दोबारा से इंटीग्रेट करें और यहाँ पर पुट करके अब आपके पास एग्जैक्टली आंसर 1 आएगा। पहले कैलकुलेट करेंगे तो 1 नहीं आएगा। सो दिस इज योर नॉर्मलाइज्ड constant, normalization constant, and now this wave function is called normalized wave function. इसकी इंटीग्रेशन बता दें। वो आप लोगों को आती होगी। नो Do सर, मैं इसलिए नहीं क्वेश्चन पूछ पा रही थी, मैं पूछने लगी थी आपसे, सर प्लीज बता दें। ये फिलहाल आप लोग ट्राई करें आज इसको जाके खुद। एक छोटा सा सवाल आपसे 2 4 दफा पूछना पड़ता है। आप लोगों ने बहुत इंटीग्रेशन की हुई है, तो सोचें कि इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है। अब अगला हमारा जो दूसरा इसमें तीसरा पार्ट था वो ये था कि हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की इन द इंटरवल -x0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू +x0। अब ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी, अगेन मैं बहुत सारे स्टेप स्किप कर दूंगा, इंटीग्रेशन आप लोगों ने खुद करनी है। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ये इंटरवल दिया हुआ है साई ऑफ x 0 स्क्वायर dx, लिमिट्स को हाफ कर लें, सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। डिटेल्स आपको पता होंगी कैसे करते हैं। सर प्लीज बता दें। ये आज तो आप लोग ये काम ऐसे ही करेंगे, मैं इसके ऊपर कोई वक्त ज़ाया नहीं करना। मैंने अब वेव फंक्शन हमने नॉर्मलाइज कैलकुलेट किया था, उसकी वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, देन डू इट। और ये एब्सोल्यूट नहीं है, सोचें कि ये एब्सोल्यूट क्यों नहीं आना यहाँ पर। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी सिंप्लीफाई करके 0.8647 और 86.47% आएगी। तो इसका मतलब है कि इस रीजन में इस पार्टिकल को कैलकुलेट करने की प्रोबेबिलिटी इसके बराबर है। इंटरवल को चेंज करके देखें, आपके पास प्रोबेबिलिटी डिफरेंट आएगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो प्रोबेबिलिटी है ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। सर वो कैसे? इसमें ना तो टी का फैक्टर आ रहा है, ना ही इसमें x0 का फैक्टर आ रहा है। अब देखें ना, आप इसको कैलकुलेट करें, ये सिर्फ नंबर बन जाएंगे आपके पास। जब आप इसको, अब चूंकि एक कैलकुलेशन मैंने करवानी थी लेकिन अब मैं नहीं करवा रहा, लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास इसका जो पेनल्टीमेट स्टेप आएगा वो ये बनेगा 1 - e⁻²। और इसके अंदर कोई x नहीं आ रहा, ये सिर्फ कॉन्स्टेंट्स हैं। सो कांस्टेंट को सिंप्लीफाई करें, आपको मिल जाएगा 0.8647। सो प्रोबेबिलिटीज जो होती हैं, पहली बात की प्रोबेबिलिटीज टाइम के ऊपर डिपेंड तो करती ही नहीं है। और चूंकि आपके पास इस प्रोबेबिलिटी में x नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी आपके पास यूनिक है। आपने एक इंटरवल लिया और उसने आपको एक ही वैल्यू दी है। इस बात का क्या मतलब हुआ कि आपका ये वेव फंक्शन भी यूनिक है, सिंगल वैल्यूड है, और इनफाइनाइट तो नहीं आया आपके पास। ये स्क्वायर इंटेग्रेबल भी है। इसका मतलब है कि ये जो वेव फंक्शन जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर, ये वाला, ये वेव फंक्शन आपके पास एक फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है या नहीं है।
है, एग्जैक्टली है। सो अगर तो ये स्क्वायर इंटीग्रेबल ना होता तो फिर आपको यहाँ पर आंसर इस सी को इंसर्ट करने के बाद और जब दोबारा से प्रोबेबिलिटी निकालते तो आपको इनफाइनाइट मिलता, अगर ये स्क्वायर इंटीग्रेबल ना होता। और इवन कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें लिमिट्स भी मैटर नहीं कर रही, हम लिमिट इनको इंटीग्रेट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आंसर आपके पास इसका इनफाइनाइट नहीं आता। सो लिमिट्स बेसिकली मैटर नहीं करती, फंक्शन का बिहेवियर मैटर कर रहा होता है। सो बहरहाल ये आपके पास हमारा हमारा आज का फंक्शन का बिहेवियर है, ये नॉर्मलाइजेशन पे मैटर कर रहा होता है या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने में कर रहा होता है? ये बेसिकली सारी चीजें उसके बिहेवियर के ऊपर मैटर करती हैं। नॉर्मलाइजेशन का ताल्लुक वेव फंक्शन के साथ इससे ज्यादा नहीं है कि वो सिर्फ एक ऐसा नंबर है कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करता है, वो वेव फंक्शन के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं डाल रहा होता, एज सच वो कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालता, वो सिर्फ ये मैक्सिमाइज करता है कि अगर आप उसको किसी एक इस जगह पर फाइंड करें, इस इंटरवल में, जिस इंटरवल के लिए उसको डिफाइन किया गया है। जैसे ये जो वेव फंक्शन है आपका, इसको डिफाइन किया गया है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के लिए। नॉर्मलाइजेशन सिर्फ ये गारंटी बनाता है कि इस इंटरवल में जब उसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। अब जैसे आपने जब यहाँ पर इसको सी के साथ इंटीग्रेट करें इस इंटरवल पे, आपको 1 नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप सी को 1/√x0 इंसर्ट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे तो फिर आपको 1 मिलेगा। इसका मतलब है कि सी ने आपके प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज किया इस इंटरवल के अंदर। सो सी सिर्फ एक नंबर है, वो कुछ भी निकल सकता है। और ये आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी कि जिसमें आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड करना होगा। ये असल में इससे हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज और निकालते हैं जब हम वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे क्वांटम फिजिक्स में, जिस तरह हार्मोनिक ऑसिलेटर है या क्वांटम वेल वगैरह हैं, वहां पर हम देखेंगे कि नॉर्मलाइज वेव फंक्शन ना होने का नुकसान क्या होता है, या ये थोड़ी सी और टेक्निकल बातें, तो इनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर मुराद हम यही ले रहे हैं कि ये एक ऐसा नंबर है कि जिसके होने की वजह से अगर उस इंटरवल में किसी वेव फंक्शन को डिफाइन किया गया है तो ये नंबर आपकी प्रोबेबिलिटी को 1 कर रहा है, मैक्सिमम कर रहा है, नथिंग एल्स। और बिहेवियर से मुराद है उसका स्केच। आप इसका स्केच बनाएं, स्केच आपको बताएगा। जैसे ये स्केच कह रहा है कि इसका बिहेवियर डिकेइंग है, और इस साइड पे अच्छा, और ये एक्स नॉट हम देख सकते हैं कि फिर एक्स नॉट क्या कर रहा है। यहाँ पर अगर आप इस लाइन के ऊपर देखें, जैसे जैसे हम राइट की तरफ जा रहे हैं एक्स नॉट बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर 2x नॉट है, इसी तरीके से यहाँ पर लेफ्ट की तरफ माइनस एक्स नॉट बढ़ता जा रहा है, ऐसे हो रहा है। सो आप कह सकते हैं कि जो एक्स नॉट है ये बेसिकली आपके पास डिकेइंग लेंथ है। जितना एक्स नॉट बड़ा होगा ये फंक्शन उतना ही ज्यादा स्मॉल होता जाएगा, उतना ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा। सर कौन नॉर्मलाइजेशन फंक्शन? एक्स नॉट, सो एक्स नॉट बेसिकली आपके पास क्या है, डिकेइंग लेंथ है। जैसे जैसे आप अब देखा ना, जैसे जैसे आप आगे की तरफ जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी सॉरी जो वेव फंक्शन है वो 0 की तरफ आता जा रहा है। इसका मतलब वेव फंक्शन डिमिनिश होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, वैनिश होता जा रहा है। ठीक है, आप एक्स नॉट को इनफाइनाइट कर दें, यहाँ पर क्या आएगा। सो अगर हम एक्स नॉट को इनफाइनाइट करें तो फिर ये आपके पास क्या चीज बनेगी। मैं यहाँ पर किस यहाँ कहीं इधर लिख लेते हैं। सो ये आपके पास कांस्टेंट को भूल जाएं, अगर मैं एक्स नॉट को इनफाइनाइट कर देता हूँ तो आपके पास ई रेज टू पावर 0 आ जाएगा, ई रेज टू पावर 0 आ जाएगा आपके पास। और बेसिकली -0 है, सो ये 1/e0, ये 1 आ गया। सो यानी कि आपके पास वेव फंक्शन सिर्फ एक नंबर के बराबर आ जाएगा। सो यानी कि अब वेव फंक्शन बेसिकली एक्स के इंडिपेंडेंट हो गया है, तो आप क्योंकि आपकी डिकेइंग लेंथ मैक्सिमम चली गई है। और यहाँ पर ये देख रहे हम कैलकुलेट कर लेंगे कि ये सी किसके बराबर हो सकता है कि यहाँ पर ये सी 0 के बराबर हो फिर उस सिचुएशन में। और हमने देखा है, बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, एक नई स्लाइड पे करता हूँ। आपने वेव फंक्शन ये लिखा,
1 over x naught exponential if x naught approaches to infinity. So 1 over infinity minus x over infinity. So 1 over infinity minus 0. So this is 0, this is 1, this is 0. Wave function diminishes. So लिहाजा जब आपका x नॉट मैक्सिमम हो गया तो आपका वेव फंक्शन क्या हुआ? खत्म. अच्छा, आप इसको माइनस इन्फिनिटी कर दें फिर. सो देन माइनस इन्फिनिटी के साथ इशू ये है कि आपको यहाँ पर कुछ हिसाब किताब रखना पड़ेगा कि इस फंक्शन को कैसे डील करना है. सो इसलिए मैं इसको प्लस ले रहा हूँ, क्योंकि वरना हुआ तो ये माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट आएगा और वो तो फिर हमें देखना होगा कि इसको डील कैसे करना है. सो दैट्स अनदर इशू. सो एक्स नॉट क्या चीज़ है? एक्स नॉट डिकेइंग लेंथ है. यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? ये इंटीग्रेशन आप लोगों की बुक में की हुई है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा. तो बहरहाल आइंदा से, लेकिन जब मैं सवाल कर रहा होता हूँ तो इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे पता रहे आपको क्या समझ आ रही क्या नहीं आ रही. वरना मैं तो बहुत सारी चीज़ें स्किप कर देता हूँ क्लास में कि ये एज्यूम करके कि स्टूडेंट्स को पता हो रहा है, और जब तक आप लोग हिस्सा नहीं लेंगे क्लासेस में एक्टिवली और तब तक तो कोई फ़ायदा नहीं होगा मुझे इस तरह सवाल पूछने का कि मैं एक ही सवाल को बार बार पूछता रहूँ, तो कोई सेंस नहीं बनाता. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें. अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा और देन में जो स्केचिंग वगैरह होगी वो हमें आपसे अलग से डिस्कस करता हूँ. रिकॉर्डिंग में फिलहाल ऑफ कर दूंगा, वो मैं आपको स्केचिंग अलग से दिखाता हूँ कि स्केच कैसे करते हैं और आपने किस तरीके से करने हैं या कैसे कैसे किया जा सकता है. सो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करने लगा हूँ. आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा.